मुलाकात है। पहले भी हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 25 जुलाई को, जब मैंने ज्वाइन किया और मैंने कहा था 10 दिन में हम काफ़ी कुछ करेंगे। तो चूँकि 10 दिन कंप्लीट हो रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार हम दोबारा मुलाकात करते हैं। मैंने पिछली बार आप लोगों को सबको बताया था कि अगर जो अपराधी के अगर बोल अपराध को रोकना है तो हमें क्लोज कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा हरियाणा पुलिस से, और डीजीपी हरियाणा से मैं इसके बारे में मीटिंग भी करूँगा। तो वैसा हमने किया है और हम अंततः सफल रहे। हमने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कराई है और वो एसआईटी हमारे जो आईजी प्रिजन है और आईजी एसटीएफ है श्री सतीश बरन, उनके अंडर में वो एसआईटी काम करेगी और उसमें सुप्रिटेंडेंट पुलिस यमुनानगर होंगे, हमारे करनाल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं प्रिजन के वो भी होंगे और एसटीएफ के एक डीएसपी होंगे। और ये जांच की जाएगी कि पीछे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द क्रिमिनल्स, क्योंकि पीछे कोई गड़बड़ ऐसी नहीं थी। गड़बड़ी ये है कि एक जो पेशेवर अपराधी होता है वो आदतन अपराध करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो हम केवल उसका मोडस ऑपरेंडाई समझना चाहते हैं कि पीछे अगर वो जेल में रह के ऑपरेट करता रहा तो वो किस तरीके से ऑपरेट करता रहा। इसके लिए हमने ये एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करा दी है। जानेंगे कि कैसे ट्रीट करते। तो हरियाणा में कितने ऐसे आपने फाइंड आउट किए हैं, कितने ऐसे क्रिमिनल हैं जो इस तरह का इस नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं, जो अंदर से नेटवर्क चला रहे हैं? कुछ देखिए, अंदर से जो नेटवर्क चलाने वाली स्थिति है वो मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अब सबका नेटवर्क बाधित हो चुका है। नेटवर्क अब किसी भी गैंगस्टर का कोई नेटवर्क इस समय नहीं चल रहा है और स्थिति पूरी तरह से काबू कर ली गई है। हमने पहले भी आपको कहा था कि 10 दिन लगेंगे, हम इस चीज़ को कंटेन कर लेंगे। आज की डेट में किसी भी गैंगस्टर का कोई फ़ोन अंदर से बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि ऐसे कितने पेशेवर अपराधी हैं, उन अपराधियों की संख्या अच्छी खासी है जो हमने कलेक्ट कराया है और वो आप इनको दे दें कि कौन कौन से गैंग किस किस जेल में हैं, ये हमने अभी कलेक्शन कराया है। तो जो पेशेवर अपराधी होते हैं वो हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका अपराध का नेटवर्क चलता रहे। उसको कैसे कंटेन किया जाए, इसी की बात हुई थी कि 10% इस तरह के अपराधियों को कैसे कंटेन किया जाए। तो उनको कंटेन किया गया और इसीलिए मैंने बताया कि एक एसआईटी का ये जिक्र किया मैंने कि एक एसआईटी इसमें कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब इसके बाद दूसरा बिंदु था हमारा कि पिछले 6 महीने में जो मोबाइल मिले हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रही थी। तो हमने ये बात उठाई थी कि अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चलती थी और हम इसके लिए क्लोज कोऑर्डिनेशन करेंगे और इसमें हम स्टेट क्राइम ब्रांच से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसमें अलग से एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कराएंगे। इसमें हमने कहा था कि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन रखेंगे डीजीपी हरियाणा से और क्लोज मीटिंग करेंगे, वो हमने कर ली है। और ये अब ऐसे 21 मामले हैं पिछले 6 महीने के और ये सारे 21 मामले अलग अलग जिलों में इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिसको अब हमने सेंट्रलाइज टीम को देने का फैसला किया है और इसको अब स्टेट क्राइम ब्रांच ही इन्वेस्टिगेट करेगा। सर, क्या क्या काम करेगी एसआईटी जो गठित की गई है, वो किस तरह से काम करेगी? इसमें जो एसआईटी गठित की गई है उसका सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो अपराधी के मोडस ऑपरेंडाई को समझना कि किस तरीके से वो कहीं पे भी बैठ के अपने आप को, अपने गैंग को संचालन करने का प्रयास कर रहा है, तभी आप उसको कंटेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे पास जो नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की, अगर उसमें कोई कमी है या खामी है तो उसको समझना और उसको दूर करना। तीसरा एसआईटी का काम है कि यदि हम ऐसा करते समय किसी कर्मचारी की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ हमारा क्या एक्शन बनता है। इसकी पिछली बार भी मैंने बात की थी कि न केवल हम नियमित विभागीय जांच से इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे बल्कि हम इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी फिक्स करेंगे। तो एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि क्या किसी के प्रति हमको प्रोसीड करने की आवश्यकता है और अगर इस तरह का कोई काम बहुत दिनों तक चलता रहा तो इस एंगल का बहुत बारीकी से छानबीन करने की आवश्यकता है। सर, जब से लायबिलिटी आई है 10 दिन का टाइम आपने दिया था, तो कुछ जेलें आइडेंटिफाई हुई हैं, कुछ रिकवरी हुई हो, कुछ मोबाइल्स का जैसा आपने कहा था कि हम विजिट भी करूंगा और सब सख्त नज़र रखेंगे,
जी अभी जो इसमें 10 दिन के अंदर जो चेकिंग हुई है, इसमें किसी तरह का कोई मोबाइल या किसी तरह कोई आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ है। पर हमारी टीमें बन गई हैं और हमारे जो लोग हैं वो चेकिंग कर रहे हैं, पर चेकिंग में इस तरह का कोई सामान नहीं बरामद हुआ। बीच में आपने सुना होगा कि एक जीन का एक किस्सा हुआ था जिसमें ये बात निकल के आई कि साहब जीन जेल के अंदर से फ़ोन किया गया है। तो उसमें हमने इसको क्लैरिफाई कर दिया गया था कि वो जीन जेल के अंदर से फ़ोन नहीं था, वो जो भी अपराधी था उसका भाई बाहर था और अपराधी के नाम मोबाइल था जो बाहर से यूज़ हुआ था, और जो उसके पिता की बरसी के दौरान वो इनएब्रिएटेड कंडीशन में, मतलब कि शराब के पीने की स्थिति में था और उसने ये फ़ोन किया था। तो उसमें हमने ये क्लियर किया था कि ये जीन जेल के अंदर से ये फ़ोन नहीं किया गया। जो वकील को धमकी दी जी 10 दिन तो पूरा, उसके बाद भी क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या आप करने जा रहे हैं? चैलेंजेस हमने बताया आपको। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि हमको लगातार इस स्थिति की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। किसी भी स्थिति में लैप्स नहीं हो सकता है। जैसे पुलिस का काम है कि वो बाहर अगर मॉनिटरिंग करती है लगातार, तभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी बनी रह सकती है और अपराध काबू किया जा सकता है। उसी तरह से हमारा प्रेजेंट डिपार्टमेंट भी है। हमारे जो सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, जो सब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, जो वार्डन है, तो हमारी स्थिति ये है कि हमको भी लगातार अपराध पे नज़र रखनी पड़ेगी और लगातार इन अपराधियों पे नज़र रखनी पड़ेगी कि ये इस तरह की कोई हरकत ना कर पाए। सर हार्डकोर क्रिमिनल्स जो हैं उनकी जेल शिफ्टिंग भी आपने की थी, ये क्या वजह थी और कितने कैसे हार्डकोर क्रिमिनल थे जिनकी ट्रांसफर? जी हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि अगर हम जो है इस तरह का स्टेप उठाएंगे और जेल को शिफ्ट करके और उसके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लगाएंगे, तो इसमें 27 गैंगस्टर्स का नाम हमारे पास आया था और ये एसटीएफ ने ही हमको रिकमेंड किया था। उसको एग्जामिन किया गया और उनकी जेलों को शिफ्ट किया गया, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस कम्युनिकेशन को, इस संचार तंत्र को जो अवैधानिक है, जो इलीगल संचार तंत्र है अपराधियों का, उसको नष्ट करने के उद्देश्य से इसको ट्रांसफर किया गया। एक जो नई जेल्स कुछ बनाने का आप लोगों का प्रयोजन हो रहा है, वो कहाँ कहाँ है और किस तरीके से आप लोग करने वाले हैं? नई जेल में तो एक हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक में बन रही है, अच्छा, जिसका जो है वो बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर तक की बात हो रही है, पर 2-4 महीने और समझा जाए, 2026 तक वो कंप्लीट हो जाएगी। हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल है और 2 और जेल है, एक फतेहाबाद, एक पंचकुला है, जिसमें लैंड ले ली गई है। तो इस समय निर्माणाधीन संख्या ये है और हमने पिछली बार भी संख्या दी थी कि हमारे पास बंदियों की संख्या 27,000 है, कैपेसिटी हमारी 22,000 की है, ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं है, चीज़ों को फैसिलिटेट करके रखा गया है और इन 3 जेलों के निर्माण के बाद हमारे पास और अच्छी खासी कैपेसिटी हो जाएगी। तो रिगाड़ी तो तैयार 80% आपने देखिए मैंने इसलिए 80% कहा क्योंकि कुछ कानूनी बंदिशें होती हैं। जो चार्जेस की समरी होती है वो तभी दी जा सकती है चार्जेस देने के लिए जब कुछ अभियुक्त सामने हो व्यक्तिगत रूप से। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 80%, अगर हम चाहें तो उसको 100% भी कर सकते हैं, पर फिर भी वो वैधानिक कमी की वजह से, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी करने की वजह से आपको उन चीज़ों में पेश करना आवश्यक होता है। सर महिला कैदियों के बारे में थोड़ा बताएं, क्या व्यवस्था है, कितनी महिलाएं हैं, क्या उनकी काउंसलिंग हो रही है, कितने काउंसलर्स आपने नियुक्त किए? महिला कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किए गए हैं और महिला कैदियों की क्या संख्या है इसको आप जरा सा फैसिलिटेट करें। 150 के बीच में है सर, और इनके लिए अलग से इनकी किचन है, इनके अलग सभी फैसिलिटी सेपरेट है सर पूरी। एक सवाल मैंने किया था कि स्टाफ कुछ कमी है क्या? स्टाफ की जो कमी है